हेलो दोस्तों, ये अभी जो हम लोग बात कर रहे थे, जैसे पिछला वीडियो में हम लोग क्या किए कि रिजल्टेंट जो है सो बहुत सारा वेक्टर का निकालना था, ठीक ना। यूजेज ऑफ एक्चुअली प्रोजेक्शन हम लोग बात कर रहे थे, जिसका पहला यूज था, ठीक ना, कि इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स या फोर्सेस। दूसरा यूज था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ठीक है। तो पिछला वीडियो में हम लोगों ने क्या किया कि 3 डायमेंशन का एक दो सवाल हम लोगों ने किया कि 3 डायमेंशन जो है सो आपका मतलब हो जाए, ठीक है। अब है क्या कि हम लोग एक्चुअली थोड़ा हेडिंग कर दें, हम लोग लिखते हैं यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन था, ठीक है। यूजेज ऑफ प्रोजेक्शन इसका जो है सो बी में इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। हालांकि ये जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ठीक ना, इसमें जो है सो हम लोग इसको जो अगला चैप्टर होगा 1 डायमेंशन मोशन, ठीक ना, उसमें भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन वहां पे जो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का कंसेप्ट होगा वो अलग होगा, यहाँ पे जो कंसेप्ट होगा ये अलग होगा दोनों का, ठीक है। तो हम अगर इसके लिए अगर बात करना चाहें, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करना चाहते हैं, भाई कभी कभी लगता है कंप्यूटर थोड़ा सा गड़बड़ा गया क्या यार, एनीवे, तो इसमें हम लोग बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम लोग थोड़ा सा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट जानते हैं कि ये क्या चीज़ होता है, ठीक है। उसके बाद जो है सो हम लोग जो प्रोजेक्शन हम बात कर रहे थे, ठीक है ना, तो इसको हम लोग कैसे इसमें यूज करना सीखते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट। कॉन्सेप्ट ऑफ displacement and distance, ठीक है। मामला यह है कि डिस्प्लेसमेंट पहले हम जो है डिस्प्लेसमेंट होगा, it is the shortest distance length of path, it is the shortest, ये बच्चा में पढ़े हो गए, shortest length of path, shortest length of path between two points, between 2 points। ये 2 points कौन सा पॉइंट है? The initial and final, ठीक है। हम इसको अगला चैप्टर में थोड़ा ज्यादा डिटेल्स में बात करेंगे। डिस्टेंस क्या है भाई? डिस्टेंस it is the actual length of path, it is the actual length of path covered by any moving particle, माने किसी भी मूविंग पार्टिकल के जो एक्चुअल लेंथ होगा, जैसे मान लो कि कोई इस तरह से हम लोग बात करना चाहते हैं, ये ए है, ये बी है, कोई बॉडी ऐसे आता है, कोई बॉडी इस तरह से भी जा सकता है, तो ये जो होगा सो ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट, और ये जो होगा सो डिस्टेंस हो जाएगा, जो एक्चुअल लेंथ हो जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टेस्ट लेंथ जो हो गया वो डिस्प्लेसमेंट होगा। तो हम डिस्प्लेसमेंट के लिए थोड़ा सा बात करेंगे क्योंकि नया चीज है इसमें, ठीक है। तो हम लिखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट, ऐसा देखो, फॉर डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे
पहले हम 2D में 3D में किसी में भी लिख सकते हैं। हालांकि ये वेक्टर में भी हम बात करेंगे। ये 1 डायमेंशन जो मोशन माने मोशन जब पढ़ेंगे तो जैसे मान लो कि अगर यहाँ से कुछ इस तरह का है, ये A है, ये B है, ये O पॉइंट है, ये इस तरह से जो है सो आने का है, मान लो इस तरह से। तो एक जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है, ये हो जाएगा RA, ये हो जाएगा RB, फाइनल पोजीशन है। A से B तक पार्टिकल आता है तो हम लिखते हैं फॉर 2 डायमेंशन, फॉर 2 डायमेंशन, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट के लिए बात करेंगे तो इन द फिगर शोन हम लिखते हैं इन द फिगर शोन path 2 represents the displacement whereas path 1 and 3 represent the distance, ठीक है। फ्रॉम वेक्टर के हेटेल नियम से अगर बात करेंगे तो इसको हम लोग डेल्टा आर बोलते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं फ्रॉम वेक्टर हेटेल लॉ, एडिशन जो था हेटेल लॉ, ठीक है। तो यहां से लिखते हैं तो हम लिखेंगे OA प्लस AB बराबर हो जाएगा OB। इसका मैंने AB बराबर लिखेंगे, दिस इज डेल्टा, तो AB को हम डेल्टा आर बोल दिए हैं, तो ये हो जाएगा OB माइनस OA, ठीक है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि डेल्टा आर को हम अगर डिस्प्लेसमेंट बोल दें, ये डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा बराबर हो जाएगा फाइनल पोजीशन R फाइनल माइनस R इनिशियल, मतलब हम इसे लिखते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, चलो लिख देते हैं पूरा इनिशियल पोजीशन, ठीक है। इसका ना फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब अगर हम लोग इसमें मान लें, ठीक है, कि फॉर 2 डायमेंशन अगर हम ऐसे लिख चुके थे तो फॉर 2 डायमेंशन लिखते हैं, फॉर 2 डायमेंशन तो डेल्टा आर अगर लिखेंगे तो ये हो जाएगा R फाइनल माइनस R इनिशियल। इसका मतलब हो जाएगा x2i y2j माइनस x1i y1j लिख सकते हैं। मतलब चाहो तो इसमें हम फिर से एक बार दिखा दे सकते हैं इसमें फिगर को, ये x, ये y, ये इस तरह से कुछ आएगा, ये इसे हो गया डेल्टा आर, ये हो जाएगा x1 y1 a, ठीक है, ये हो जाएगा b, जिसे x2 y कोऑर्डिनेट के फॉर्म में इसे लिख रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब हम लिखेंगे दिस इज x2 माइनस x1 i प्लस y2 माइनस y1 j, ठीक है। इसका मतलब अगर अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहे हम डेल्टा आर का मैग्नीट्यूड लिखेंगे, कहने की जरूरत नहीं है, ये आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, और tan थीटा अगर लिखने चाहे डायरेक्शन के लिए तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। यानी कहने का मतलब ये है कि हम इस मैग्नीट्यूड 2 डायमेंशन में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम कुछ इस तरह से निकाल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। अगर हम इसी में लिखना चाहें फॉर 3 डायमेंशन तो लिखें फॉर 3 डायमेंशन, फॉर 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में तो ऐसे सिंपल है कि कुछ बहुत बात नहीं है एक्स्ट्रा, खाली एक जेड कोऑर्डिनेट बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जेड लिख दें तो ये मान लो कुछ इस तरह से है,
ऐसे आ जाएगा, ये ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा। इसका कोऑर्डिनेट हो गया x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x2 y2 z2। ठीक है, ये वो हो गया। तो लिखते हैं फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर बराबर लिखेंगे अगेन आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। देखने से लग रहा है कि फाइनल पोजीशन जो है बी है, ठीक है ना, चूंकि ए से बी तक आ रहा है। इसका ये हो जाएगा x2i y2j प्लस z2k माइनस x1i y1j z1k। इसका मतलब हो जाएगा दिस x2 माइनस x1i y2 माइनस y1j प्लस z2 माइनस z1k। ये चीज इस तरह से डिस्प्लेसमेंट के लिए हम बात करेंगे। ठीक है, अब है कि इसमें कितने तरह का सवाल होता है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हम लोग आगे बात करते हैं, लिखते हैं टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में पहला जो हो गया इसमें प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। इस तरह से। दूसरा हो गया प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, मतलब ये हो गया कि नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालते हैं और सर्कुलर पाथ से कैसे मतलब रिलेटेड होता है। ये चीज हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों के लिए बात करेंगे। ठीक है, अब हम अगर इसको एक्सप्लेनेशन करें, एक्सप्लेन कर दें, एक्सप्लेनेशन। ठीक है, पहला में प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। मतलब सर्कुलर पाथ में तो सिंपल सा ये सिचुएशन होता है कि मान लो कि यहाँ से जो है सो कुछ इस तरह से ये है, ये आर है, ये मतलब ए से बी ऐसे गया, ठीक है, और एक ऐसे गया, तो डिस्प्लेसमेंट ये हो जाएगा और डिस्टेंस ये हो जाएगा। ठीक ना, लेकिन हम एक जनरल डिस्कशन करना चाहते हैं। जैसे इसमें अगर हम लिखते हैं फ्रॉम फिगर शॉन डिस्प्लेसमेंट लिखोगे तो दिस इज 2r और डिस्टेंस लिखोगे तो πr। लेकिन हम ये पढ़ाने के लिए नहीं बात कर रहे हैं। ठीक है, हम इसको पढ़ाने की बात ही नहीं कर रहे हैं, हम बात करें इन जनरल। तो अगर जनरल हम लोग बात करना चाहें तो जनरल बात क्या होता है, तो लिखते हैं इन जनरल। ठीक है, तो आप जैसा देखो हम एक फिगर बनाते हैं इसमें। मान लेते हैं ये जो है सो ये x है, ये हो जाएगा y। ठीक है, ये कोई बॉडी जो है सो यहाँ से मूव के ए करके ए से बी तक आ गया, मूव करके ऐसे। पहले एक ओरिजिन था, ये रेडियस r है, थीटा एंगल घूम गया। चाहो तो θ1 से θ2 भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। हम इसमें छोटा सा एंगल बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसका तो स्वाभाविक है कि इसका कोऑर्डिनेट जो है सो x, y पे आ गया। ठीक है, इसका कोऑर्डिनेट हो गया r, 0। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसमें लिखते हैं कि लेट अस कंसीडर लिखेंगे कि ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम पॉइंट ए
and reaches to point B by traversing an angle theta on a circular path। क्योंकि सर्कुलर पाथ से रिलेटेड बात कर रहे हैं तो हम इसमें लिखेंगे फॉर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, और ये हो जाएगा आर फाइनल माइनस आर इनिशियल। अब फाइनल पोजीशन क्या है भाई, तो ये है एक्स आई वाई जी, देखो, और इनिशियल पोजीशन क्या है, तो आर आई प्लस 0 जी, ठीक है, हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर। अब है कि ये जो होगा सो इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल देंगे, ये x और ये y और ये भी r होगा। तो x बराबर अगर हम लिखते हैं यहाँ से cos थीटा तो x बाय r, और sin थीटा लिखेंगे तो y बाय r। इसका मतलब यहाँ से हम लिखते हैं तो x बराबर हो जाएगा r cos थीटा, और यहाँ से लिखेंगे तो y बराबर हो जाएगा r sin थीटा। ठीक है, ये दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसका मतलब साफ है कि हम यहाँ से लिखते हैं तो दिस इज r cos थीटा i प्लस r sin थीटा j, ठीक है, माइनस r i। इसका मतलब हो जाएगा r cos थीटा माइनस 1 i r sin थीटा j हो जाएगा। अगर इसका मैग्नीट्यूड लिखते हैं सो मैग्नीट्यूड डेल्टा आर का अगर हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट का तो ये हो जाएगा कितना कि कॉस थीटा माइनस 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा, साइन, और ये आर बाहर आ जाएगा। ठीक है, और कहने का मतलब कि रूट से, ये रूट से बाहर आ जाएगा। चाहो तो इधर भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब ये आ जाएगा, जैसे देखो इसको अगर तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा कितना 1 माइनस 2 कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये कैसे हो गया, तो एक चीज हो गया कि a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो a स्क्वायर यहाँ पे लिख दिए प्लस b स्क्वायर यहाँ लिख दिए माइनस 2ab यहाँ लिख दिए। ठीक है, तो अब अगर हम लोग आगे बात करेंगे इसमें तो दिस इंप्लाइज डेल्टा आर का मॉड हम लिखेंगे तो दिस इज, या देख लो कितना आया था इधर, तो इसमें आ जाएगा कितना साइन स्क्वायर 2 हो गया, तो ये आ जाएगा 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसका मतलब हो जाएगा 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। लगता है कुछ ऐसा। ये कैसे आया भाई, तो इसके लिए हम फार्मूला लिखेंगे भाई। फार्मूला क्या है, मैथमेटिकल जो एलिमेंट्री मैथमेटिक्स हम लिखे थे कि जो ऐड होगा उसके हिसाब से अगर लिखते हैं तो देखो साइन 2 थीटा, ये हो गया 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। फिलहाल इतना ही अभी तत्काल समझ लो। दूसरा हो गया कॉस 2 थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम कॉस थीटा लिखे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, तो हम अगर इसको लिखना चाहें, इसको देखो, इसको इधर ले जाएंगे, ये थीटा इधर आ जाएगा, तो ये 2 साइन स्क्वायर, इसका मतलब ये आ जाएगा दिस कम्स टू रूट में निकलेगा तो 2 साइन थीटा बाई 2। ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला आ जाएगा, अपने मैग्नीट्यूड आ जाएगा। मैग्नीट्यूड हम वर्ड इसलिए ले लिए हैं कि मैग्नीट्यूड किसी का कभी भी निगेटिव नहीं होता। तो जब निगेटिव नहीं होता, ठीक है, जैसे देखो यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ थीटा है, तो यहाँ थीटा करेंगे तो यहाँ थीटा बाई 2 माने आधा हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है सो मतलब डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर हम डिस्टेंस के लिए बात करेंगे तो लिखते हैं फॉर डिस्टेंस, डिस्टेंस के लिए अगर हम बात करते हैं तो क्या होगा कि देखो एक चक्कर लगाएगा, ठीक है ना, तो 2 पाई आर करेगा,
तो थीटा डिग्री है, तो थीटा डिग्री के लिए तो अगर एक चक्कर में कितना हो गया 360, तो हम डिस्टेंस अगर एस बोल दें, तो एस बोल देंगे तो हम लिखेंगे 2 पाई आर एक चक्कर के लिए गुणे थीटा डिग्री बाई 360। हम या तो ऐसे लिख सकते हैं अगर थीटा डिग्री में है तब, नहीं तो हम और करके लिखेंगे कि डिस्टेंस बराबर लिख सकते हैं आर गुने थीटा, जहाँ पे थीटा जो होगा इन रेडियन हो गया, इन रेडियन, रेडियन एक ही बात है। आप जैसे लिखना चाहो हम डिस्टेंस उस तरह से लिख देंगे। अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो 2 पाई रेडियन होगा तो 2 पाई आर हो जाएगा, हाफ चक्कर लगाएगा तो पाई रेडियन होगा, तो मतलब चाहे तो यहाँ से चाहे यहाँ से, भाई इसको हम स्मॉल आर कर देते हैं, माने ये नहीं कि फिर इसको भी रेडियस से समझ लेना, ठीक है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इसका मतलब सर्कुलर पाथ पे हम डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाल सकते हैं, यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे एक क्वेश्चन हम लिखते हैं, ठीक ना, क्लियर हो जाएगा क्या बोलना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन है कि ए पार्टिकल moves uniformly on a circular path of radius r बराबर 200 मीटर and with time period कैपिटल T, मान टाइम पीरियड का मतलब हुआ एक चक्कर में जो टाइम लगेगा। फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, फाइंड द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट distance and displacement of the particle after time t, if a में मान लो t बराबर हो जाएगा t/2, b में t बराबर हो जाएगा t/4, C में t बराबर हो जाएगा t/3, D में हो जाएगा t बराबर 2t/3, T में 3t/2, E F में t बराबर हो जाएगा 4t/3, t बराबर हो जाएगा 3t/4, t बराबर हो जाएगा let us say 5t/2, HI में मतलब t बराबर हो जाएगा 2/3 हो गया ना, 3/2, ठीक है। तो ये लिख दो 2/5t मान, ठीक है। मतलब कहने का यह है कि अगर एक चक्कर लगाने में, जैसे हम अगर क्वेश्चन अगर कुछ इस तरह से बना दें, तो अगर कोई पार्टिकल यहाँ से A से B बने चला और फिर A पे आ गया तो उसमें टाइम t लगता है। ये हो गया टाइम टेकन इन वन कंप्लीट साइकिल, इन वन कंप्लीट रोटेशन, माने एक चक्कर लगाने में जो टाइम लगेगा, चूंकि यूनिफॉर्मली जा रहा है, जैसे इसमें अगर नॉन यूनिफॉर्म होता तो अलग बात होती, यूनिफॉर्मली जा रहा है तो इसके लिए जो है सो, अब इसमें हमको तुम कहोगे तो हम कोई भी एक सवाल करते हैं, जैसे मान लो टी से कम कर लेते हैं, वो तीसरा कर लेते हैं, ये जो है सो एक तीसरा, और एक मान लो कि हम कर लेते हैं कौन F बेटा से, बाकी खुद भी बना सकते हो, इसमें बहुत दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हम जरा सा देखते हैं कि क्या है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में हम अगर लिखे तो एक जो है सो C में t बराबर हो गया t/3, तो एक चक्कर लगाने में आप जैसा देखो कि एक चक्कर अगर लगाएंगे
तो 360 डिग्री तय करेगा। तो स्वाभाविक है कि अगर t/3 होगा इसका मान 120 डिग्री हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। मतलब साफ है कि हम लिखते हैं थीटा बराबर इन दिस केस, एक लाइन चाहो तो लिख सकते हैं, लिख देते हैं। इन दिस केस, नहीं ऐसे लिख दो, थोड़ा इसको अच्छे से लिख दो। when the particle covers one complete rotation it has covered, it covers the angle of 360 degree at the center and the distance 2 pi r on the circumference, ठीक है। तो एक चक्कर में तो इसका t/3 में तो लिखते हैं इन दिस केस थीटा बराबर हो जाएगा 360/3 माने 120 डिग्री। सो अगर हम डिस्प्लेसमेंट लिखते हैं डेल्टा आर तो ये लिखेंगे 2r sin 120 डिग्री। चाहो तो मोड ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2r sin 120 माने कितना, sin 90 + 30 माने √3/2। इसका मतलब हो जाएगा दिस इज √3r। ठीक है, ये हो गया। फॉर डिस्टेंस लिखेंगे, फॉर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस के लिए अगर हम लोग बात करेंगे तो s बराबर हो जाएगा कितना, 2 pi r एक चक्कर के लिए और बाय 3। इसका ने 2 pi r के जगह पे 200 रख दो बाय 3 मीटर। यहाँ भी हम लोग लिखेंगे 200 √3 मीटर, ठीक ना। तो √3r हो जाएगा इसमें। इस हिसाब से हम लोग कैलकुलेट चेक कर लो क्या आया था। डिस्प्लेसमेंट जो आया था कितना, 2 sin θ/2। ओ तो θ/2 हम लिखेंगे ना, θ/2 लिखेंगे तो चलो इसे भी, तो ये 120 डिग्री/2 हो जाएगा, तो sin 60 √3/2 आ जाएगा। चलो कोई नहीं, ठीक है, ये आ जाएगा कुछ इस तरह से। अब क्या है कि अगर हम इसी में एक सवाल बनाना चाहें, मान लो जैसे f, तो f अगर हम लिखते हैं तो हम f बनाते हैं। इसमें जो टाइम दिया हुआ है ये दिया हुआ है 40/3। इसका मतलब हम लिखेंगे t + t/3। तो इस t के लिए जो हो गया सो थीटा हो गया 360 माने एक चक्कर, और इस t के लिए हुआ 360/3। हम थीटा लिखना चाहें अगर तो ऐसे आ जाएगा। तो लिखते हैं सो फॉर डिस्प्लेसमेंट, तो डेल्टा आर का मोड लिखेंगे दिस इज अगेन 2r sin θ/2, ठीक है, मोड दिस इज 2r और साइन हो जाएगा कितना 120 480/2, ठीक है। 120 डिग्री ये हो गया, 360 ये हो गया, ये आ जाएगा 2r और साइन से ये जाएगा फिर √3/2। चेक कर लेना, तो ये आ जाएगा कितना √3r एंड दिस इज 200√3 मीटर। लेकिन इस केस में जो डिस्टेंस हो गया, फॉर डिस्टेंस के लिए लिखेंगे s बराबर, तो देखो एक चक्कर लगा दिया t, तो उसमें हो गया 2 pi r प्लस एक चक्कर आ गया 2 pi r/3। तो ये तो इसे डायरेक्ट भी लिख सकते हो, 40 ऐसे भी लिख सकते हैं
4/3 और गुने 2πr, इसका 8πr/3 मतलब हो जाएगा दिस 8π/3 गुने 200 मीटर। ऐसे करके हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब कहने का ये हो गया कि इसमें जो पहला टाइप का सवाल बन गया कि रिलेटेड जो है सर्कुलर पाथ से, तो इसमें हम कैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, ये चीज क्लियर है। फिगर से देखना चाहो तो हम फिगर इसमें दिखा सकते हैं, ठीक ना। एक तो फिगर हो गया जैसे मान लो t/3, तो स्वाभाविक है कि ये यहाँ से अगर मान लो चला, ये 4 पार्ट में बांट दो इसको, t/3 का मतलब यहाँ आ गया, ये b हो गया, ठीक है। तो ये ऐसे आ जाएगा, ये भाई तो डिस्प्लेसमेंट जो आ जाएगा ये कैसे आया, 2r t/3 120 डिग्री, थीटा हो जाएगा t/3 ना, टोटल का 1/3, ठीक है। तो 1/3 आ जाएगा कितना, 120 डिग्री। 120 डिग्री में अगर हम लिखेंगे 60 sin 60 √3/2, तो 2 गया √3, तो इधर से कैसे आ जाएगा ये, अच्छा 2t/3 मैंने 120 डिग्री, अच्छा सॉरी, ये t/3 का मतलब 120 डिग्री बना, इधर 270 डिग्री आ जाएगा। ये आ जाएगा t/3 में, मतलब ये यहाँ आ जाएगा, B पॉइंट हो जाएगा इससे, ये A पॉइंट हो गया, और ये जो है ना ये आ जाएगा इस तरह से डिस्प्लेसमेंट, ये डेल्टा आ जाएगा, ठीक है। फिर इसमें अपना निकाल लेंगे, √3 आ जाएगा जो भी, ये है 120 डिग्री, कुछ इस तरह से, ठीक है। चलो एनीवे, इसमें जो है ना, इसमें अगला पार्ट जो है, ठीक है, अगला पार्ट हम लोग अब बाद में देखेंगे, ठीक है। मैंने कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि डिस्प्लेसमेंट का जो पहला है, अब दूसरा जो इसमें है कि नेट डिस्प्लेसमेंट निकालना, तो नेट डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे ये हम अगला वीडियो में बात करेंगे। जैसे उसमें क्या होता है ना कि एक पार्टिकल गया साउथ ऑफ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ ईस्ट, 8 मीटर 10 मीटर ऐसे करके, तो ये हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। इसमें से हमको लगता है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। हेलो दोस्तों, मैं ये बताना चाह रहा था कि वेक्टर्स में हम लोग बहुत सारा वीडियो अभी रिकॉर्ड किए हैं, बहुत सारा वीडियो में हम पढ़ाए हैं, ठीक है ना। ये भी एक वीडियो है जिसमें कि हम लोग बात करेंगे, पिछले हम लोग बात किए थे जो प्रोजेक्शन पढ़ा रहे थे उसका हम लोग यूज कैसे करें। उसमें क्या था कि बहुत सारा फोर्सेस अगर काम कर रहे थे, 2 यूज हम बताए थे उसमें। एक यूज था कि इन फाइंडिंग द रिजल्टेंट ऑफ सेवरल वेक्टर्स फोर्सेस, ठीक है ना, वेक्टर्स या फोर्स, हम फोर्स लेके एग्जांपल बात किए थे, लेकिन किसी भी वेक्टर के लिए वैलिड होगा। दूसरा यूज था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में भी 2 तरह का सवाल था, ठीक है। टाइप 1 में था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ, और टाइप 2 में था प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम अभी जो बात करेंगे उसमें हम लोग बात करेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। एक्चुअली हम पढ़ा क्या रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। तो हम लोग लिखेंगे पहले इसमें प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, ये बात कर रहे थे, या कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर, ठीक है। इसका हम लोग यूज पढ़ रहे थे, यूजेज। तो यूजेज में पहला था इन फाइंडिंग the resultant of several vectors, इसको हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ठीक है। दूसरा था इन सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इसमें दो तरह का प्रॉब्लम था। टाइप्स हम अलग लिखते हैं यहाँ पे, टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें दो तरह का था। क्या? इसमें एक था रिलेटेड टू सर्कुलर पाथ। और सर्कुलर पाथ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे बात करेंगे। और दूसरा था रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। इस वीडियो में हम लोग नाम लिए थे ABCD करके था। जैसे अगर इसको थोड़ा अच्छे से लिख दूं, ए थोड़ा सा मैंने जो था नाम कुछ याद इस तरह से होगा। ये था बीम, ठीक है। उसके बीम का ये था पहला 1 और ये था दूसरा। तो हम लोग जो अब बात करेंगे ये इसको बात करेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रॉब्लम्स, सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। उसमें था ये कि टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स में लगा दो ये सब क्या है, रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। तो हम हेडिंग अब देते हैं इसमें, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो हम यहाँ पे दूसरा में लिखेंगे प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू फाइंड द नेट डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। अब रही बात इसमें ये कि हम कैसे कैसे क्या बात करते हैं ये देखेंगे, ठीक है। तो इसको सवाल बनाने के लिए हम लोग पहले सिंबल्स यूज्ड लिखते हैं। अरे क्वेश्चन क्या कहेगा तो हम क्या समझेंगे, सिंबल्स यूज्ड। तो सबसे पहले तो ये हो गया कि कॉपी पे जब लिखेंगे तो देखो ये इधर ईस्ट, इधर नॉर्थ, इधर वेस्ट, इधर हो गया साउथ। तो पहला जो है सो या ए में लिख देते हैं ऐसे, ये नोटेशन है, माने ये कुछ इस तरह से आएगा कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट, ठीक है। अब बी में अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि ड्यू नॉर्थ, मानो ड्यू नॉर्थ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हो गया कि ये कुछ इधर हो गया। या अगर हम कह दें कि लिखा हुआ है ड्यू ईस्ट, इसका मतलब ये हो गया कि ये ऐसे हो जाएगा ईस्ट की तरफ, ठीक है। मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि 10 मीटर ड्यू नॉर्थ, 10 मीटर, 2 मीटर, 8 मीटर ड्यू ईस्ट वगैरह वगैरह। तो एक तो ये हो गया। दूसरी में अगर हम बात करें, अगर कहीं पे सी में मान लो लिखा हुआ है इसे, सी में लिखा हुआ है मान लो ड्यू नॉर्थ ईस्ट, इसका मतलब नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच, नॉर्थ और ईस्ट के बीचों बीच का मतलब ये 45 डिग्री, ये हो जाएगा ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ। ऐसा अगर लिखा हुआ है कहीं, या मान लो लिखा हुआ है ड्यू साउथ वेस्ट, तो जरा सा देखो इसमें, इधर हो गया वेस्ट, इधर हो गया साउथ, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया ईस्ट, यही था ना। तो साउथ वेस्ट का मतलब ये हो जाएगा 45। अगर मान लो सी बी में लिखा हुआ है 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, इसका मतलब ये होगा कि ईस्ट से नॉर्थ के तरफ हम 30 डिग्री की बात करेंगे। तो ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ऐसे हो जाएगा लाइन, ये हो जाएगा 30 डिग्री, ये ईस्ट हो गया, ये नॉर्थ हो गया, ठीक है। मतलब कहने के क्वेश्चन में जो लैंग्वेज लिखा रहेगा उसके हिसाब से हम लोग किस तरह से बात करेंगे, हम ये बात करना चाह रहे हैं, ठीक है। मान लो हम लोग ई में लिखें, ई में लिखेंगे 30 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट
इसका ईस्ट से साउथ की तरफ। तो पहले हम इसका रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे, ये ईस्ट, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट। तो ईस्ट से साउथ की तरफ ये हो जाएगा 30 डिग्री, ऐसा। ठीक है। अगर मान लो एक नोटेशन ऐसा रहता है कि नॉर्थ 30 डिग्री ईस्ट, ऐसा लिखा रहता है, ये भी स्टाइल है लिखने का। ठीक है। इसका मतलब हो गया कि नॉर्थ से ईस्ट की तरफ 30 डिग्री। तो अब अगर हम लिखें ये एन, ये ई, ऐसे तो बार बार इतना लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन समझ ही रहो, एक बार रेफरेंस है। तो नॉर्थ से ये ईस्ट की तरफ ये 30 डिग्री, ऐसा। हम समझते हैं कि इसमें किसी को दिक्कत नहीं है कि क्वेश्चन में अगर लैंग्वेज मान लो कि लिखा रहेगा तो उस हिसाब से हम ये क्वेश्चन को समझ सकते हैं। ये क्लियर हो गया। अब है क्या कि हम लोग सवाल कैसा रहता है और इस सवाल को हम बनाते कैसे हैं, तो हम उसके लिए अगर बात करना चाहें, ठीक ना, तो हम लिखते हैं क्वेश्चन। ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं, ए पार्टिकल starts moving, a particle starts moving from point P, and moves 10 meter due east, then 12 meter in the direction 30 degree north of east, and finally 8 meter in southeast, and reaches to point Q, and reaches to point Q. ठीक है। Find the displacement between points P and Q. Points P and Q. Let us see. क्वेश्चन क्लियर होगा। ठीक है ना। कह रहा है कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट P and moves 10 meter due east, then 12 meter in the direction 30 degree north of east, and finally 8 meter in southeast. ठीक है। and reaches to point Q, मैंने साउथ ईस्ट पर चलने के बाद पॉइंट Q पे चला गया। तो कहता है कि बताइए डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है। सबसे पहले इस तरह के सवाल बनाने के लिए हम सॉल्यूशन लिखते हैं। हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, कि सबसे पहले सवाल बनाने के लिए क्या करेंगे ये कि पहले हम रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम पहले 4 फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है। तो रेफरेंस लाइन अगर हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, मान लो यही ड्रॉ कर देते हैं, ये हो गया ईस्ट, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ। ठीक है। अब रही बात कि हम लोग यहाँ पे एक डॉटेड इस रेफरेंस को हम लोग यहाँ से चेक करेंगे। P पॉइंट से चलता है, कहता है कि P से चला। ठीक है। थोड़ा सा इसको पिक कर लो भाई। ठीक ना। ये P पॉइंट से यहाँ से चला, पहले किधर जाता है 10 मीटर ड्यू ईस्ट, तो हम 10 मीटर इसको ईस्ट की तरफ ड्रॉ करते हैं। थोड़ा लेंथ वगैरह का ध्यान रखेंगे। फिर हम यहाँ पे एक डॉटेड ड्रॉ करेंगे। ठीक है। उसके बाद किधर गया 12 मीटर इन द 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, माने ईस्ट से नॉर्थ की तरफ ये 12 मीटर चला गया। ये 12 मीटर हो गया और ये 30 डिग्री।
ये कह रहा है क्वेश्चन। फिर यहाँ पे हम लोग डॉटेड डॉटेड बात करेंगे। उसके बाद कह रहा है कि 8 मीटर साउथ ईस्ट। तो देखो साउथ ईस्ट का मतलब साउथ ईस्ट के बीच में, तो ये जो होगा सो 8 मीटर यहाँ पे 8 मीटर, और ये 45 डिग्री होगा साउथ ईस्ट का मतलब बीचों बीच। इसका मतलब ये हो गया कि ये क्यू पॉइंट हो गया। अब कह रहा है कि पी और क्यू के बीच में डिस्प्लेसमेंट बताइए। मान लो कि तो इस थोड़ा सा यहाँ पे से फिगर आ गया, हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ठीक है ना, ये ऐसे। तो अब कह रहा है कि इसको हम लोग बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिगर अगर ड्रॉ हो गया तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्सिस चाहे तो इस पर भी मान सकते हैं, और नहीं तो हम इधर एक्सिस मानते हैं, ये एक्स वाई मान लेते हैं कि ये R1 है, वेक्टर फॉर्म में लिखते हैं, ये R2 है और ये R3 है। इसका मतलब ये है कि अगर रिजल्टेंट चाहिए तो PQ बराबर हम लिखते हैं सो PQ जो डिस्प्लेसमेंट है, PQ बराबर हम लिखते हैं डिस्प्लेसमेंट नेट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि तीन गो अच्छा वेक्टर फॉर्म में वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसलिए हम लोग वेक्टर फॉर्म में लिखे हैं। अब देखो जरा सा कि x एक्सिस हमारा था R1 बराबर 10i, तो हम लिखेंगे इसको R1 बराबर दिस इज 10i प्लस R2 बराबर लिखते हैं 12 cos 30i प्लस 12 cos 60j प्लस, ठीक है। R3 को जरा देखो, R3 देखो ये है फोर्थ क्वाड्रेंट में, जिसका x पॉजिटिव होगा और y निगेटिव होगा, ठीक है। तो हम लिखेंगे इसको 8 cos 45 प्लस 8 cos 45i माइनस 8 cos 45j। हम ऐसे इसको थोड़ा सा cos लिख देते हैं, ये हो जाएगा cos। मैं cos थोड़ा अच्छे से लिख लिया यार। cos, चलो ठीक है। अब है क्या कि हम सभी i वाला सभी j वाला सबको रख लेंगे एक साथ, तो ये हो जाएगा, और ये हो गया 6√3 प्लस 4√2, ये हो जाएगा i प्लस 6 माइनस 4√2 जी। 4√2 क्या, cos 45 1/√2 से कट जाएगा, तो ये 4√2 है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। मतलब ये है एक फाइनल कैलकुलेशन करके हम बताते हैं, तो 10 प्लस 6 गुने 1.732 4 गुने 1.414 ये आए प्लस 6 माइनस 4 गुने 1.414 ये हो जाएगा जी, ठीक है। अब है क्या कि ये आएगा कितना, तो जरा सा देख लेते हैं, एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। स्वाभाविक है कि हमको लगता है फोने से कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो कैलकुलेट करके हम बता देते हैं कितना आएगा। अब एक चीज जरा गौर से देखो, ये आ जाएगा 1.732 गुने 6, ठीक है। तो ये आ जाएगा दिस इज 10 प्लस 10 आ गया 392 का मतलब 4 लिख लेते हैं, प्लस 5.1456 कुछ ऐसा है। ये आई प्लस ये आ जाएगा 6 माइनस 5.656 जी, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सबको अगर हम जोड़ देंगे, भाई देखो कैलकुलेशन के लिए तो आप समझ ही रहे हो कि हमको थोड़ा सा सहारा लेना पड़ रहा है। इसमें हम लिखेंगे प्लस 10 प्लस 5.656, तो 26.08 आ गया। दिस विल बी 26.08 प्लस, इसमें से देखो जरा 6 में से हम घटा देते हैं, तो 6 में से घटाएंगे कितना 5 पॉइंट, ठीक ना। तो इसमें से लिखते हैं 6 माइनस
656 0.33, ये आ जाएगा 0.330। अब इसका अगर हम मैग्नीट्यूड लिखना चाहें तो PQ का मैग्नीट्यूड लिखेंगे तो दिस विल बी, ये हो जाएगा 26.08 का स्क्वायर प्लस 0.33 या 334 कुछ जो भी आएगा, ये 4 आता है, इसका स्क्वायर कैलकुलेशन आप कर सकते हो। एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली, ये आ जाएगा 26.019 मीटर। ये हम से अप्रोक्स बोल रहे हैं, हम इसका रूट नहीं निकाले। इसका जो नेट डिस्प्लेसमेंट आ गया ये कुछ ऐसे आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हम इसको लिखेंगे ऑल्सो फॉर डायरेक्शन, ऑल्सो फॉर डायरेक्शन ऑफ नेट डिस्प्लेसमेंट। माने नेट डिस्प्लेसमेंट हुआ किधर, अगर बात करेंगे तो हम लिखेंगे tan थीटा, तो y तो 0.334 बाय प्लस देखो 26.08, तो ये आ जाएगा 26.08, ठीक है। इसका मतलब थीटा बराबर दिस इंप्लाइज थीटा बराबर tan इनवर्स 0.334 बाय 26, जो भी वैल्यू आएगा 8। अब देखो एक चीज की x भी इसमें देखो गौर से, x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, इसका ना फर्स्ट क्वाड्रेंट नेट डिस्प्लेसमेंट है। मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट अगर हम लिख दें तो PQ, अगर हम लोग इस तरह से कुछ बात करें, ये P था, ये थीटा है, इधर है ईस्ट, इधर है नॉर्थ, तो जो भी हम लिखते हैं तो आंसर जो लिखने का स्टाइल होगा, लेकिन सो द नेट डिस्प्लेसमेंट इज net displacement is 26.019 meter in the direction theta degree north of east। क्योंकि देखो ये हम ईस्ट से मेजर किए हुए हैं, हम लोग नॉर्थ ऑफ ईस्ट, ये थीटा का वैल्यू जो भी आएगा ट्रिगोनोमेट्रिकल टेबल या tan इनवर्स हम इतना ही इस हिसाब से लिख सकते हैं। माने मेरा कहने का सेंस ये है कि एक कंप्लीट सॉल्यूशन करके बता दें, बाकी हम प्रोजेक्शन बता देंगे कि किस तरह से लिखते हैं और उसको उस हिसाब से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। मतलब साफ सुथरा इसमें यह है कि इसमें 3 डिस्प्लेसमेंट था, ऐसा भी हो सकता है कोई क्वेश्चन में 4 हो 5 हो, कुछ भी इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो उसमें जितना भी लंबा होगा उससे कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। हम एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन 2, find the net displacement of the particle, displacement of the particle if it has, मान लो if it has 10 meter due north, B में 8 meter in the direction of 60 degree north of west, ठीक है। C में 6 meter in साउथ या इन नॉर्थ ईस्ट, 6 meter in the direction of northeast, and finally C will leave it, and finally ठीक ना, लिखेंगे 12 meter ड्यू ईस्ट। मान लो अब यह है कि इसमें जो है सो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, माने 4 डिस्प्लेसमेंट है दिखाई दे रहा है, बहुत लफड़ा नहीं है इसमें। हम लोग जो रेफरेंस लाइन माने हैं
उस रेफरेंस लाइन को पहले हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, ये हो जाएगा ईस्ट, नॉर्थ, वेस्ट, साउथ। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग मान लो कि यहाँ से मोशन स्टार्ट किया, लेटर से हम पी बोल देते अपने तरफ से। पहले किधर गया, 10 मीटर नॉर्थ गया। तो थोड़ा सा इसको थोड़ा नीचे कर लेते तो अच्छा लगेगा, जगह थोड़ा होना चाहिए। तो हम यहाँ से मान लेते कुछ इस तरह से ये स्टार्ट हुआ, तो 10 मीटर ये नॉर्थ आएगा। ठीक है, ये 10 मीटर, नो प्रॉब्लम। फिर जो है सो ये यहाँ से 8 मीटर या 60 डिग्री नॉर्थ ऑफ वेस्ट। तो नॉर्थ ऑफ वेस्ट माने इधर से ये जो है सो 8 मीटर ऐसे आएगा, 8 मीटर। ठीक है, कुछ इसको हम ऐसे डॉटेड डॉटेड फिर करेंगे। उसके बाद किधर गया, 6 मीटर नॉर्थ ईस्ट। तो गड़बड़ा गया यार, 6 मीटर साउथ वेस्ट कर देते हैं, क्वेश्चन थोड़ा सा बदल देते हैं और क्या, इसको साउथ वेस्ट कर देते हैं, साउथ वेस्ट। ठीक है, तो 6 मीटर ये साउथ वेस्ट आ गया, माने ये आ गया 60 डिग्री था, ये आ गया 40 डिग्री आ गया। उसके बाद फिर जो कह रहा है, एक रहा है 12 मीटर ड्यू ईस्ट। 12 मीटर ड्यू ईस्ट, मान लो ये 12 मीटर। इसका मतलब फाइनली जो आ गया 10 मीटर, अगर इधर दिखाना चाहे 10 मीटर, तो ये क्यू पॉइंट हो गया। मान लो इसका नाम पी दे रहे हैं, हम इसका नाम क्यू दे रहे हैं। तो हमारा जो है सो पी क्यू डिस्प्लेसमेंट नेट आ गया। हेड टेल नियम से आप जानते हो कि इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है। तो इस तरह से अगर हम लोग बात करना चाहें तो हम लिखते हैं, इसका नाम दे देते हैं। जैसे मान लो ये R1, इसको हम R2 बोल देते हैं, ये R3 और ये R4। ठीक है, तो हम लिखेंगे सो द नेट डिस्प्लेसमेंट of the particle, so the net displacement of the particle, displacement of the particle is डेल्टा आर हम लिखना चाहें या पी क्यू लिखना चाहें, लेट अस ये हो जाएगा, दिस इज R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4। 4 है, तो हम कुछ ऐसा लिखते हैं। ठीक है, और फिर फोटो यहाँ बनाना थोड़ा कठिन है। ठीक है, बाकी ये है कि अगर हम इसमें एक्सिस ऐसे मान लेते हैं, ये x हो जाएगा, ये y। अब सबको हम लिखते हैं, देखो R1 जो है सो y के तरफ है, तो 10j लिख सकते हैं। ठीक है, हम लिखेंगे दिस इज 10j प्लस। अब R2 को जरा गौर से देखो, R2 क्या है, देखो सेकेंड क्वाड्रेंट में तो y पॉजिटिव x निगेटिव, 8 है, 60 डिग्री का एंगल है, तो लिखेंगे -8 cos 60 i प्लस 8 cos 30 j प्लस। अगर हम बात करना चाहें देखो R3 के लिए, तो R3 जो हो जाएगा सो थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड में दोनों निगेटिव 6 है और 45 डिग्री है, तो हम लिखेंगे -6 cos 45 डिग्री i -6 cos 45 डिग्री j। ठीक है, और उसके बाद प्लस, अब देखो ये R4 जो है सो 12i हो जाएगा, दिस इज 12i, क्योंकि x के पैरेलल है या x डायरेक्शन में। तो हम सारे वेक्टर्स को हम ऐसे लिख देंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब है कि सभी i वाला और सभी j वाला एक साथ हम लोग जोड़ लेंगे। तो सभी i वाला और सभी j वाला अगर जोड़ेंगे तो जब देखो i वाला लिखते हैं तो 12 ये आ गया, -4 -3√2 ये i आ गया। j के लिए जोड़ेंगे 10 प्लस 4√3, यहाँ से ये √3/2 आ जाएगा, तो 2 से कैंसिल, -3√2 और ये हो जाएगा जी। मतलब कहने का सिंपल मतलब ये हो गया कि अब इसमें सिर्फ कैलकुलेशन चाहिए, तो ये हो जाएगा 8
3 गुने 1.414 आई प्लस ये आ जाएगा कितना 10 प्लस 4 गुने 1.732 माइनस 3 इंटू 1.414 और जी। ठीक है, तो हम यहाँ से अगर लिखते हैं इसको जरा गौर से देखो तो ये आ जाएगा कितना, फिर वही कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो कैलकुलेशन हम भाई मोबाइल से कर लेते हैं, आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, बाकी तो आप कर सकते हो खुद भी। ये हो गया 1.414 गुने 3 माइनस 8 3.758 ये आ जाएगा 3.758 प्लस ये आ जाएगा कितना आ जाएगा सर वो देखो, तो ये आ जाएगा प्लस 10 अगर कर लेंगे तो ये इतना आ जाएगा 4 इंटू 1.732 प्लस 42 4.242 सॉरी ये आ गया 42.42 अच्छा गलती आ गया ये आ जाएगा माइनस 2.66 प्लस 12.686 ये आ जाएगा, दिस इज 12.686। अब अगर इसका हम लोग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लिखते हैं, सो द magnitude of displacement डेल्टा आर कर रहे हैं या पी क्यू जो भी नाम देना चाहो भाई, डिस्प्लेसमेंट पी क्यू का मोड, तो दिस विल हैव द वैल्यू ये आ जाएगा 3.758 का स्क्वायर प्लस 12.686 प्लस 12.686 का स्क्वायर। अब इसको जो है सो फिर हम लोग लिख देंगे एंड फॉर डायरेक्शन इसको निकाल ही देते हैं। थोड़ा सा टाइम तो अलग लग रहा है लेकिन ये सब टाइम वेस्ट करना बेकार है बोर्ड पे, ठीक है ना। एनीवे हम एक बार देख लेते हैं, ये आ जाएगा गुने 12.686 तो ये आ जाएगा 160 ये रूट में आ जाएगा प्लस ये आ जाएगा 198 और ये आ जाएगा दिस इज 3.758 and 758 ये आ जाएगा 7.516 ठीक है, प्लस 160 0.98 this will have the value √168.49 और इसका हम अगर मान लो निकालते हैं 168.49 ये आ जाएगा दिस इज 12.98 मीटर, ठीक है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं tan थीटा तो y बाई एक्स 160.98 बाई 7 पॉइंट सॉरी तो डायरेक्ट आएगा ना, ये हम लिखेंगे 12.686 बाई 3.758 ठीक है। तो अब इसको अगर हम निकालते हैं तो जरा सा देख लो 12.686 divided by 3.758
दिस इज 3.37। थीटा बराबर लिखेंगे सिंपल कि tan इनवर्स 3.37। तो आंसर लिखेंगे किधर, देखो आप x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसका मतलब क्लियर है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो रिजल्टेंट जो आ जाएगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऐसे आ गया डेल्टा आर या पी क्यू जो लिखना चाहो पी क्यू, और ये थीटा एंगल हो गया। तो हम लिखेंगे यहाँ पे सो द नेट डिस्प्लेसमेंट, सो द नेट displacement is 12.98 meter in the direction theta degree north of east। क्यों? ये ईस्ट लाइन है और ये नॉर्थ है, साथ में ये y भी है और ये x भी है। तो हम समझते हैं कि ये दूसरा क्वेश्चन का भी ये कंप्लीट आंसर आपके पास आ गया, ठीक है। अब एक क्वेश्चन हम अगर और करना चाहें, मतलब इसमें इसी तरह का डिस्प्लेसमेंट का प्रॉब्लम है, वेराइटीज अलग अलग होगा। तो वेराइटीज अलग अलग होगा तो हम ऐसा करते हैं कि एक वीडियो डेडिकेटेड सिर्फ दे देते हैं इस पर, जो 3-4 क्वेश्चन में थोड़ा लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो लंबा हो जाएगा तो इट्स बेटर, या नहीं तो क्वेश्चन देख लो। क्वेश्चन 3, a golfer can take golf खेलने वाला golfer can take his ball into the hole in 3 different strokes, in 4 भी लिख सकते हैं यार, नो प्रॉब्लम। डिफरेंट strokes। The first stroke is 10 meter in the direction northwest। The second stroke is 8 meter due south, and an unknown third stroke। The same ball can get into the hole, the same ball can get into the hole, और उसी बॉल को hole in a single stroke of 20 meter in the direction 60 degree south of west। ठीक है, find the unknown stroke। मान लो एक सवाल है, ठीक है। अब एक्चुअली क्या दिक्कत इसमें होती, क्या दिक्कत है कि इस पेज पे मान लो कि सवाल है और अगला पेज पे इसका सॉल्यूशन लिखेंगे तो बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन कोई नहीं, हम इसका सॉल्यूशन अगले पेज पे लिखते हैं, ठीक है। या हम फोटो यहाँ पे कोशिश करते हैं, अगर फोटो यहाँ बन जाए तो बड़ा अच्छा है, सॉल्यूशन उधर लिख देंगे सॉल्यूशन में। फिर हम क्या करेंगे, रेफरेंस लाइन हम ड्रॉ करेंगे। रेफरेंस का मतलब हो गया ये ईस्ट वेस्ट, ये हो गया वेस्ट, ये हो गया साउथ,
ठीक है। अब है क्या कि अगर इसी चीज को हम मान लो कि फिर ड्रॉ करते हैं तो जरा गौर से देखो कि कहाँ कहाँ गया। पहला अगर हम लोग मान लो कुछ इस तरह से बात करना चाहें, पहला स्ट्रोक जो है सो किधर गया, 10 मीटर इन द नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ पहला जो गया उसको नॉर्थ वेस्ट। अच्छा क्वेश्चन इसमें कर दो कि साउथ ईस्ट का, थोड़ा ज्यादा आसान हो जाएगा। तो फिर साउथ ईस्ट, ठीक है। देखो सवाल तुम खुद ही बना सकते हो, माने हमारा ये कहने का मतलब कि सवाल किताब से तो लेकर के बनाओगे ही, चाहे जिस किताब से बनाना चाहो बनेगा, ठीक है ना। लेकिन यह है कि सवाल में जो चेंज हो रहा है वो तो खुद भी कर सकते हो। तो साउथ ईस्ट हो गया ये 10 मीटर। देखो थोड़ा सा इसको मिटाना पड़ेगा, इधर बढ़ाते हैं, ठीक ना। तो मालूम नहीं कितना चला जाएगा, से पूरा फुल बोर्ड होता तो ठीक था। या बाय द वे हम इधर बना देते हैं, ठीक ना। जैसे मान लो कि हम यहाँ पे डॉटेड ये जो है सो 10 मीटर साउथ ईस्ट आ गया, ये 45 डिग्री हो गया। तो साउथ ईस्ट का मतलब बीचों बीच आ जाएगा। अब उसके बाद क्या कर रहा है, 8 मीटर ड्यू साउथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि कुछ ऐसा करो, 8 मीटर ये साउथ आ गया, ये 8 मीटर हो गया। फिर यहाँ से हम लोग डॉटेड करते हैं। अब मामला यह है कि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि इसी बॉल को द सेम बॉल कैन गेट इनटू द होल इन ए सिंगल स्ट्रोक ऑफ 20 मीटर इन 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट। एक इसी बॉल को एक ही स्ट्रोक में साउथ ऑफ वेस्ट माने क्या हो गया, ये हो गया साउथ, ये वेस्ट हो गया, तो 60 डिग्री। मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग बात करना चाहें तो इधर से 60 डिग्री, ये 20 मीटर जो है ये 60 डिग्री एक ही स्ट्रोक में, मतलब होल यहाँ पे है। अगर इसे समझो तो ये होल यहाँ है, ठीक है। और इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ से जो है सो बॉल को ऐसे मारना पड़ेगा, ऐसे, और ये हो जाएगा तुम्हारा थर्ड स्ट्रोक। हम इसको R1 बोल देते हैं, इसको R2 बोल देते हैं, इसको R3 बोल देते हैं। थोड़ा और बड़ा होता तो थोड़ा अच्छे से आ जाता। और ये फाइनल रिजल्टेंट आ गया। हेड टेल नियम से आप देखोगे तो इसके पॉलीगॉन मेथड में इसका हेड पे इसका टेल है, इसके हेड पे इसका टेल है, तो तीनों मिला के रिजल्टेंट ये है। तो हम यहाँ से लिखते हैं दिस इंप्लाइज R बराबर लिखेंगे दिस R1 प्लस R2 प्लस R3, मान लो हम इसे लिख देते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि R1 जो है, अब एक्सिस मान लो, अगर एक्सिस चाहो तो इसमें मान लो, नहीं तो अलग से दिखा दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये एक्स ये वाई, ठीक है। अब ये जो है सो देखो थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं -20 cos 60 I -20 cos 30 J। प्रोजेक्शन हम बात कर चुके हैं, प्रोजेक्शन 30 J बराबर, ठीक है। अब R1 के लिए लिखेंगे तो 10 cos 45 I माइनस 10 cos 45 J। ये देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो x निगेटिव, सॉरी x पॉजिटिव और y निगेटिव, -8J, ये तो डायरेक्ट y एक्सिस के उल्टा है, और प्लस R3 हमको नहीं पता है तो हम यहाँ से प्लस R3 लिख देंगे। अब R3 को अगर हम इधर लाते हैं तो लिखेंगे दिस इंप्लाइज कि R3 बराबर ये आ जाएगा तुम्हारा -10, ठीक है। और -10 अगर हम लोग इसको देखो कैलकुलेशन अगर कर लें तो ये हो जाएगा -10, ठीक है। और इसको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा -5√2, ये I के लिए आ जाएगा, ठीक है। अब इसके लिए फिर अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा -10√3, जे वाला एक साथ 10√3 प्लस 5√2, ठीक है, प्लस 5√2 और प्लस 8, ये हो जाएगा जी। इसमें हम ऐसे लिख सकते, इसका मतलब ये हो जाएगा
कि ये हो गया -10 -5 गुणे 1.414 I प्लस ये हो जाएगा -7.32 प्लस 5 गुणे 1.414 प्लस 8 और ये हो जाएगा जी। ठीक है, दिस अगेन इंप्लाइज किया जाए कितना 14.70 7.07 तो -17.07 और ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 7 8 गया तो कितना आ जाएगा। चलो कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेशन अगर हम करके देखें इसमें तो कैलकुलेशन से आ जाएगा कितना है, देखो 1.414 गुणे 5। ठीक है, 7.07 प्लस 8 माइनस 17.32 2.25 ये आ जाएगा -2.25 अब देखो इसमें गौर से दोनों x भी निगेटिव है और y भी निगेटिव है, इसका थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा जो कि एक अप्रोक्सीमेट आया हुआ है। अगर इसको थोड़ा सा ठीक से बनाना चाहो इस फिगर को तो हम थोड़ा अच्छे से इसको ऐसे बना सकते हैं। जैसे देखो कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ये हो जाएगा, ये होल हो जाएगा और यहाँ से ये जो है सो नेट ऐसे मिलेगा, ये हो गया 3, ये एंगल जो है सो थीटा आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ से इसका मैग्नीट्यूड अगर आप 3 का लिखेंगे तो स्वाभाविक है ये आ जाएगा 17.07 का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर समझ ही रहे हो 2.25 का स्क्वायर, इतना मीटर हो जाएगा। ठीक है, और tan थीटा अगर लिख दें तो ये हो जाएगा 2.25 माइनस 17.07 माइनस 1, तो यहाँ से थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये हो जाएगा 2.25 बाई 17.07। अब एक चीज है तो गौर से देखो, ऐसे हम आंसर नहीं लिख सकते। आंसर कैसे लिखेंगे, तो जिस लैंग्वेज जिस स्टाइल में क्वेश्चन दिया हुआ है उसी स्टाइल में आंसर लिखेंगे। तो आंसर क्या, जैसे थीटा है तो देखो गौर से कि इधर हो गया वेस्ट और ये हो गया साउथ, तो हम लिखेंगे साउथ ऑफ वेस्ट। तो यहाँ पे जो हम लोग लिखेंगे इसमें माने यहाँ हम लिख देते हैं इसको कि थीटा डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, ये डायरेक्शन हो गया। अब मैग्नीट्यूड जब निकाल देंगे वहां से तो मीटर आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसे तो इस पे अभी क्वेश्चन है, हम क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है ना। बाकी डिस्प्लेसमेंट नेट डिस्प्लेसमेंट निकालने का जो तरीका है ये कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। प्रोजेक्शन पढ़ाए हैं वेक्टर में या कंपोनेंट रिजोल्यूशन जो भी है मतलब वो पढ़ाए हैं, उसको अगर समझ में आता है तो आप नेट डिस्प्लेसमेंट। अब इसी में है कि हम लोग जो है बीच में वो गायब था, इससे पहले वाला सवाल में क्या था कि 3 को 4 को दिया हुआ था, तो ये 6 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, 8 डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, किसी भी तरह का ये क्वेश्चन इसमें हो सकता है। हम एक वीडियो इस पर, इसके अगला वीडियो हम इसी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाएंगे जिसमें 3 डायमेंशन का भी हम डिस्प्लेसमेंट बताएंगे कि इधर 2 डायमेंशन का दिखाई दे रहा है एक सर्वाई में, तो 3 डायमेंशन का हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं उसके लिए हम लोग अगला वीडियो में बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, होप कि समझ में आ रहा होगा। थैंक यू।